आज का जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये है राष्ट्रीय आय। ठीक है, नेशनल इनकम किस प्रकार से आपके देश का जो है आय मापा जाता है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, और आज ही जो आपको हम सामने बताएंगे गरीबी, उसमें क्या है कि गरीबी निर्धारण कैसे होता है और जो है बिलो पॉवर्टी लाइन कौन से लोग आते हैं, कितने रुपया जो कमाते हैं वो उसके नीचे से कमाने वाले जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, और अभी तक कितनी समितियां बनाई गई है गरीबी आंकलन, ये सब का चर्चा बीपीएससी बैच में होगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वो लोग अपना शाम वाले बैच को भी कर लीजिएगा, हमने आपको जानकारी दे दिया। अभी जो है आपका नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय जो टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आय कैसे निर्धारण किया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि राष्ट्रीय आय की शुरुआत कहाँ से हुई है, कब से राष्ट्रीय आय निकाला जाने लगा है, तो उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे जानकारी लीजिए। देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की गणना का सबसे पहला प्रयास किसने किया था, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है यानी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है ब्रिटिश भारत में जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, यही है दादा भाई नौरोजी, जब यहाँ पे अंग्रेज शासन कर रहे थे तो सबसे पहले भारतीयों को अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के बारे में जानकारी बताया कि अंग्रेज किस प्रकार से यहाँ पे जो है आर्थिक शोषण कर रहे हैं और अपना जो है इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज क्या कर रहे थे, यहाँ पे तरह तरह के जो है व्यवसायिक कृषि करा करके यहाँ के उद्योग धंधे चौपट करके जो है एक तो यहाँ का जो है कृषि है उसको व्यवसायिक कृषि कर दिया, फिर जो है उसको टैक्स के रूप में, ठीक है, भूमि कर के रूप में आधा जो भी है वो ले लेते थे, फिर जो भी बचता था शेष उसको भी औने पौने दाम में खरीद करके वो जो है फिर वहीं से जो है रॉ मटेरियल ले जाते थे और फिर वहीं से प्रोडक्ट बना करके फिर यहीं आकर के बेच भी लेते थे। यानी कहने का अर्थ है कि कच्चा माल यहीं से सस्ते दाम पे और फ्री में कह लीजिए ले लेते थे और फिर यहीं पे आकर के महंगे दाम में जो है प्रोडक्ट को बेच भी लेते थे। ठीक है, और इस प्रकार से वो आर्थिक शोषण कर रहे थे। तो इसकी जानकारी जो है सर्वप्रथम पूरे देश में दादा भाई नौरोजी ने ही बताया और उन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, गरीबी और उसके साथ जो है आपका ब्रिटिश रूल जब था इंडिया का उसके बारे में बताया। इसके अनुसार 1868 में, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जो था वो 20 रुपया था, प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो 20 रुपया। अब देखिए भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो सीएसओ करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है जनरल कंपटीशन में, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ठीक है, तो याद रखना है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ करता है। सीएसओ फॉर क्या होता है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सीएसओ एकदम नहीं भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इकोनॉमिक्स का कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन संस्था करती है, तो सीएसओ, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, अब आगे आते हैं। सीएसओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1951 में, 1951 ईस्वी में हुई थी। यानी देश आजादी के बाद जब आपका संविधान लागू होता है उसके बाद आपके सीएसओ का स्थापना किया गया था। कब, तो 1951 ईस्वी। तो बेसिक राष्ट्रीय आय से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जा सकते हैं कि सीएसओ की स्थापना कब हुई, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, प्रति व्यक्ति आय 1868 में कितना था। ठीक है, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया किताब है। ठीक है, या पूछ सकता है इनमें से कौन सा किताब दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, और प्रथम बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये 4-5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण। चलिए अब आगे आते हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं कि देश का जीडीपी माइनस में जा रहा है, नीचे गिर रहा है। ठीक है, लेकिन जीडीपी को सब लोग समझते नहीं, बस जो है सुने सुनाए जो है एक दूसरे को बताते हैं। तो जीडीपी, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, मैं अटेंड कर लेता हूँ।
अब जो है आवाज आ रही है? सर क्या प्रॉब्लम हुआ था? क्या प्रॉब्लम हुआ था सर? वो कॉल आ गया था तो कॉल अटेंड कर रहे थे। ठीक है सर। अब ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है ना? ना 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 सर। हम तो बोल दिए थे कॉल अटेंड करें। ठीक है, चलिए। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म ही होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद, यानी पूरे भारत में। इसका अभी हम आगे आपको डिफिनेशन बताते हैं। दूसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चौथा है एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इस आधार पे आपके देश का राष्ट्रीय आय निर्धारित। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? अच्छा, तो चलिए, अच्छा हुआ आप बोल दिए। तो कई बार क्या होता है, बोलते नहीं है तो बाद में जाकर के पता चलता है। कर रहे हैं। अब हो रहा है स्क्रीन शेयर? अब स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। कई बार तो ये फुल फॉर्म ही पूछ देगा। एनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इकोनॉमिक्स में जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, जनरल कंपटीशन, ठीक है, उसमें डायरेक्ट फॉर्म यहाँ से आपका जो है फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, हर एक के बारे में बताते हैं, जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीडीपी लिखा हुआ, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। दिख रहा है सबको? माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए, फोन लोग हैं जो हम ही करते हैं यहाँ से। राज म्यूट जरूर कर लिया कीजिए जब हम पढ़ेंगे। चलो, हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जीडीपी का चर्चा करें, ठीक है। तो अपने देश की सीमा में अपने देश की सीमा में उत्पादित सारी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का जो योग होता है वो क्या कहलाता है? आपका जीडीपी कहलाता है। अपने देश की सीमा में उत्पादित सारी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के योग को क्या कहते हैं? हम जीडीपी कहते हैं। यानी आपके देश के सीमा में जो भी भारत का क्षेत्र है, उसमें चाहे कोई विदेशी कंपनी या देसी कंपनी, जैसे आपका बहुत सारा विदेशी, जैसे कोका कोला कंपनी है, या आपका जो है जो चिप्स बनाती है, तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां आकर के भी भारत में अपना जो उद्योग स्टार्ट करके जो है स्टार्टअप करके यहाँ पे कमा रही है और यहीं पे जो है जनरेट कर रही है इनकम। तो चाहे विदेशी कमा रहे हो, चाहे भारतीय अपना उद्योग करके, तो टोटल उत्पादित सारी वस्तु और सेवा, सेवा मतलब होता है सर्विस। जैसे बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो प्रोडक्ट नहीं बनाती है, सर्विस देती है, चाहे बैंकिंग हो गया, चाहे रेलवे हो गया, यातायात हो गए, तो ये सब क्या होते हैं? सर्विस सेक्टर के पार्ट होते हैं। तो सेवाओं के मूल्य का योग, जितना रुपया का ये सेवा होता है या वस्तु बनता है, उसी को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। ये याद रखेंगे। यानी अपने देश की सीमा के अंदर उत्पादित सारी वस्तु और सेवा का मूल्य का योग क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। ये जरूरी नहीं कि देश में उत्पादन विदेशी द्वारा हो या स्वदेशी द्वारा। अगर कोई विदेशी कंपनी भी आपके देश में जो उत्पादन किया है भारतीय सीमा के अंदर में, तो वो भी जीडीपी का ही पार्ट होगा। भले वो जो है यहाँ से इनकम ले जाकर के फिर अपने देश ले जाता हो, लेकिन जीडीपी में उसको भी हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा परिभाषा है कि अपने देश की सीमा में उत्पादित सारी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? आपका जीडीपी कहलाता है। चाहे वह देशी व्यक्ति के द्वारा हो, चाहे विदेशी के द्वारा हो, ठीक है। अब है एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
जब जीडीपी में से ही मूल्य ह्रास घटा देते हैं। देखिए कोई भी उद्योग है या कोई भी, जैसे हम मान लीजिए हम आटा चक्की बैठाते हैं, छोटा सा उद्योग हम स्टार्ट करते हैं, जो है गेहूं पीसने वाली मशीन लाते हैं, ठीक है, और मशीन का स्टार्टिंग मूल्य मान लेते हैं 20,000 रुपया, ठीक है, और हम एक साल उससे इनकम जनरेट करते हैं, तो वो तो आपका जीडीपी में आएगा। लेकिन अगर हम फिर जो है अगले साल मशीन को बेचने जाएंगे तो क्या वो 20,000 में बिकेगा? नहीं बिकेगा। कुछ ना कुछ उस मशीन का मूल्य घटा होगा, उसके पार्ट्स जो होंगे पुर्जे वो खियाए होंगे, मतलब उसका जो है अब उतना मूल्य नहीं रहा होगा जो मशीन है, ठीक है, तो वो घट गया। तो वही मूल्य ह्रास जो है, जिससे हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे, उसका जो मूल्य ह्रास होता है उसको जब हम घटा देंगे तो वही क्या कहलाता है? आपका एनडीपी कहलाता है, ठीक है। यानी जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। वित्तीय वर्ष में मशीनों की कीमत में होने वाली कमी। कोई भी उद्योग है तो उसमें क्या होता है कि जिस रेट का मशीन अगर इस साल स्थापित हुआ है तो फिर वो क्या होगा, उसके पार्ट पुर्जे जो हैं उसमें से खराब होंगे, या बहुत सारा उसमें जो है धीरे धीरे उसका रेट भी घटते जाएगा। तो उसी जो मूल्य ह्रास है उसी को जब हम जीडीपी में से घटा देंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में से उस देश के पूंजी वस्तुओं पर मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन को घटाने पर निवल देशीय उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। किन्हीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किन्हीं कोई दिक्कत है तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एनडीपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो कोई अंतर, थोड़ा सा अंतर है बस। जब हम मूल्य ह्रास, जो मशीन से हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो मूल्य घटता है एक साल में, उसी को हम क्या जब घटा देते हैं जीडीपी में तो वही आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी कहला जाता है। किन्हीं कोई दिक्कत भी है यहां तक समझने में? तो जीडीपी और एनडीपी आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे तो पूछ सकते हैं। क्या कोई कुछ बोलना चाह रहे थे? प्रिंस कुमार कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? बोलिए, कुछ भी जिनको पूछना है पूछिए तेजी से, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सर, कुछ नहीं। तो नहीं हम सर, आगे समझ गए थे सब सर। अच्छा ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है कि बहुत सारे विदेशी आकर के आपके देश में कमा रहे होते हैं, और बहुत सारे देसी लोग जो भी हैं भारत से जाकर के विदेश में कमा रहे होते हैं। जैसे भारत के बहुत सारे लोग अमेरिका में हैं, सऊदी अरबिया में हैं, दुबई में जाकर के काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, कमा कमा करके कहाँ भेजते हैं? यहीं भेजते हैं, यहीं अपने परिवार को भेजते हैं। तो बाहर से जो इनकम आएगा उसको जीडीपी में जब हम जोड़ देंगे, और जो विदेशी यहाँ आकर के, जैसे बहुत फेसबुक है, मार्क जुकरबर्ग, वो आपके देश से इनकम लेके जा रहा है। अमेजन जो है, आप जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगा रहे हैं सारा, अभी अमेजन से, फ्लिपकार्ट तो इंडियन है, अमेजन जैसे है विदेशी कंपनी है, तो वो बहुत ज्यादा यहाँ से इनकम जनरेट कर रहा है। तो वो यहाँ से क्या करता है, अपने देश ले जाता है इनकम को, ठीक है, तो उसको घटा देंगे, तब वो कुल मिलाकर के क्या कहलाएगा? जीएनपी। यानी यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का योग जीएनपी कहलाता है, चाहे वो भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय हो, ठीक है। तो जो व्यक्ति विदेश में रहता है, भारत का है, तो भारत को आय भेजता है, ठीक है, तो वो भारत का नागरिक है। तो चाहे विदेश में अर्जित भारतीय किए हों, चाहे आपके देश की सीमा में रह करके किए हों, तो सबका योग आपका क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। और एक साथ ये भी काम करेंगे कि जो विदेशी यहाँ पे आकर के जनरेट करते हैं वो अपने देश भेज देते हैं, तो उसको यहाँ पे घटा देते हैं। यानी जीडीपी प्लस एक्स माइनस एन, यानी एक्स यहाँ पे मान लिए हैं क्या? विदेशियों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय, जो विदेश में भारतीय लोग रह करके जो इनकम जनरेट कर रहे हैं उसको जीडीपी में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और विदेशी जो भारत में अर्जित आय किए हैं उसको घटा देंगे, वही क्या कहला जाएगा? आपका जीएनपी कहलाएगा, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। समझ गए यहां तक? अब आगे आते हैं एनएनपी। एनएनपी क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन।
डिप्रिसिएशन वित्तीय वर्ष में मशीनों की कीमत में होने वाली कमी, ठीक है। यानी जीएनपी, जो जीएनपी क्या होता है कि आपका जीडीपी और प्लस जो है आपका जो विदेश में जो भारतीय वो कमाए और यहाँ का जो है जो विदेशी आके कमाए उसको घटा करके फिर उसमें जब आप डिप्रिसिएशन घटा देते हैं, जो मूल्य ह्रास है मशीन का, तब जाकर के आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। यानी राष्ट्र का इनकम ये हुआ आपका। वित्तीय वर्ष में मशीनों की कीमत की कमी डिप्रिसिएशन हो गया, जीएनपी, तो वही क्या कहलाता है आपका एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब आप जो है चारों चीज समझ गए होंगे, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय को समझने के लिए आपको फैक्टर कॉस्ट एवं मार्केट प्राइस को समझना होगा। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जो फैक्चुअल कॉस्ट पर है। देखो, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है कोई भी कंपनी या, तो उसके लिए उसमें कॉस्ट लगता है। टोटल कॉस्ट बटे टोटल क्वांटिटी, वो क्या कहलाता है आपका? फैक्टर कॉस्ट। और जब कुछ प्रॉफिट लेकर के बेचेगा तो वही क्या कहलाएगा? मार्केट प्राइस। कोई भी कंपनी को, अगर मान लीजिए एक पेन की कंपनी है, उसको खर्च लग गया 100 रुपया बनाने में, 5 पेन को बनाने में 100 रुपया खर्च लग गया, तो उसका फैक्टर कॉस्ट कितना आ गया? 100/5 यानी 20 रुपया। यानी 20 रुपया तो उस कलम कंपनी को एक कलम बनाने में खर्चा आया। फिर जब उसमें क्या करेगा, वो अपना प्रॉफिट जोड़ देगा और इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि सरकार को भी टैक्स देती है कंपनी, तो जब दोनों को जोड़ देगा तो वो क्या कहलाएगा? मार्केट प्राइस। 20 रुपया तो उसको ऐसे ही खर्च पड़ गया, उसमें हो सकता है लैंड का होगा, उसके भूमि का होगा, लेबर मजदूरी होगा, कैपिटल पूंजी का होगा, ऑर्गेनाइजर जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका खर्च होगा। तो ये सब मिला करके जो है फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। यानी टोटल कॉस्ट बटे टोटल क्वांटिटी, ठीक है, कितना प्रोडक्ट बना। यानी अगर मान के चलिए 5 कलम बनाने में 100 रुपया लगा है, तो एक कलम का फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया? 20 रुपये। और जब 20 रुपया में इनडायरेक्ट टैक्स जो कि सरकार को देना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है, और प्लस प्रॉफिट जोड़ देगा, वही क्या कहलाएगा? आपका मार्केट प्राइस। देखिए, बायर वस्तु को जिस प्राइस पे खरीदता है, यानी जो खरीदार है वो जिस प्राइस पे खरीदता है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाता है? आपका मार्केट प्राइस हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी कंपनी जो है जितना टैक्स देती है प्लस प्रॉफिट लेकर के ही मार्केट में वो प्राइस रखती है, वही चीज समझाया गया। अब है देखिए, एनएनपी मार्केट प्राइस इक्वल टू एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनकम टैक्स। अब देखिए, नेशनल इनकम इक्वल टू क्या हो जाता है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस इनकम टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। तो ये चीज कई बार आपको फॉर्मूला पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो एफसी पर फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे एनएनपी हो गया आपका मार्केट प्राइस, तो फैक्टर कॉस्ट वही होगा जब आप मार्केट प्राइस में से इनकम टैक्स और जो है सब्सिडी जोड़ दीजिएगा और इनकम टैक्स घटा दीजिएगा। कई बार क्या होता है कि सब्सिडी भी सरकार देती है, तो उसको आपको जोड़ना पड़ेगा और इनकम टैक्स घटा दीजिएगा, वही आपका जो है एनएनपी पर फैक्टर कॉस्ट आता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू क्या होता है? राष्ट्रीय आय। टोटल देश का इनकम कितना है बटे टोटल जनसंख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू क्या हो जाता है? राष्ट्र की आय, ठीक है। तो राष्ट्र की आय में जैसे आपके देश का जो भी सर्विस सेक्टर से इनकम हो रहा है, चाहे आपका जो है उत्पादन से हो रहा है, चाहे आपके देश में जितने भी खनिज संपदा निकले, सबका मूल्य का योग एक साल में जितना आया और टोटल जनसंख्या कितना है उससे भाग दे दिया जाता है, उससे क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है, तो गोवा का है, ठीक है, याद रखना है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है? तो गोवा का है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है? तो बिहार का, ठीक है। आपका प्यारा राज्य बिहार, जहाँ पे सबसे आय कम है, ठीक है, प्रति व्यक्ति है। तो आज जो शाम में पढ़ाएंगे बीपीएससी बैच में, तो उसमें बताएंगे आखिर कम क्यों है बिहार का आय, गरीबी क्या होती है, गरीबी के निर्धारण की कितनी विधियां हैं, ठीक है, वो सब की चर्चा आज बीपीएससी बैच में होगा। तो ये अब आपका जो है ये टॉपिक कवर हो गया है, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी। इसको अच्छे से हमने जो पीडीएफ भेजा है, तो घर पे कॉपी में लिख करके अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इकोनॉमिक्स का अगर आप 7 से 8 टॉपिक अच्छे से करके जाते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। सबसे पहला जो आपको बता दिए हैं,
इकोनॉमिक्स कहते किसको है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी किस प्रकार की है, वो सब जो चैप्टर हुआ है फर्स्ट दिन। दूसरा ये हो गया। तीसरा अब आपको पंचवर्षीय योजना बताएंगे, ठीक है, जो सरकार ने 5 ईयर प्लान लाया है आजादी के बाद से, तो वो क्या क्या है और क्या क्या उसमें विकास किया गया। उसके बाद वो अगर कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप जो है जनसंख्या, जो कि बिहार का जनसंख्या घनत्व या देश का जनसंख्या घनत्व, ये भी इकोनॉमी का टॉपिक है, वो कर लेते हैं, तो आपको सिर्फ देश का जनसंख्या रिपोर्ट और जो भी है, जो 2011 का रिपोर्ट है, वो अच्छे से कर लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन वहीं से आ जाता है, ठीक है। और 5 ईयर प्लान कर लेते तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से आता है। तो कोई भी जनरल कंपटीशन इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उससे ज्यादा पूछता नहीं है। तो मेन रूप से आपका 5 ईयर प्लान, ठीक है, पंचवर्षीय योजना, उसके बाद आपका जो है 2011 का जनसंख्या रिपोर्ट, ये जरूर पढ़ के जाइए। यही 2 से आपका 50% इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे। और ये जो शुरुआत वाला जो 2 टॉपिक पढ़ा है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। और एक आध क्वेश्चन आपको बैंकिंग से रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड होगा। एक आध क्वेश्चन गरीबी से पूछ सकता है, एक क्वेश्चन बेरोजगारी से पूछ सकता है, एक क्वेश्चन जनसंख्या से पूछ सकता है। बस अगर आप ये 7-8 टॉपिक करके जाते हैं तो विश्वास रखिए इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होता है लूसेंट रटने के चक्कर में क्या होता है कि पूरा लूसेंट रट रहे हैं, एसपीडी पढ़ रहे हैं, फिर भूल जाते हैं, उनको समझ विकसित होता नहीं है, और जब वहां क्वेश्चन आता है तो वो भी नहीं बनता है। हाँ, अगर आप सिलसिलेवार ढंग से टॉपिक वाइज अगर अच्छे से 7-8 टॉपिक यहाँ से कवर करके जाते हैं तो गारंटेड है कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। चलिए अब नया टॉपिक जो दूसरा है वो है आपके 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, उसको भी आज आपको हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बार बार आपको जो है रिवीजन आपको करना है, ठीक है। आप जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तो मेरे पढ़ाने नहीं पढ़ाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इतना जान लीजिए। रिवीजन आप ही को करना होगा, और हम बस समझा सकते हैं लेकिन आपको याद नहीं करा सकते, ठीक है। और बार बार यही चीज सुनते सुनते, देखते देखते, पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको? यस सर। चलिए, जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए भी बेहतर है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी, क्योंकि बहुत लोग को क्लास में हो सकता है पढ़ लिए होंगे, फिर भी रिवीजन हो जाता है, वही बड़ी बात है। बार बार ये सब चीज जो है पढ़ने का चीज है और भूलने का चीज है। अगर आप सोचिएगा एक बार पढ़ लिए और सब दिन याद रहेगा, तो नहीं आज तक हमको याद हुआ है, नहीं आपको होगा, ठीक है। हम भी इसको बार बार पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तब याद रहता है, तब कंपटीशन में बैठेंगे तो हमसे बनेगा, और नहीं तो हम भी नहीं पढ़ के जाएंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो बार बार ये सब चीज क्या है कि पढ़ने का चीज है। जनरल कंपटीशन जब तक आपका निकल नहीं जाता है, फाइनली आपका सिलेक्शन नहीं होता, तब तक पढ़ने का चीज है। तो बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं कि पढ़ लिए, तो इतना याद रखिए कि आप पढ़ लिए तो आपको सब कुछ याद नहीं है, आप आधे से अधिक चीज भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बार बार जो लोग पढ़े वो भी पढ़ते रहिए, जो नहीं पढ़े उनको तो पढ़ना है। चलिए, योजना आयोग, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए कि योजना आयोग है क्या चीज, ठीक है। देखिए, जब आपका देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे देश के पास जो है बहुत ज्यादा गरीबी थी, और हमारे पास खाने के लिए भोजन भी नहीं था, यानी अनाज का भी बहुत ज्यादा अभाव था। और पंडित नेहरू आपके देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और उस समय हमारा जो संबंध था वो रसिया के साथ बेहतर था। तो हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो बीच बीच में रूस जाते रहते थे, ठीक है। तो वहां की जो योजनाएं थी, क्योंकि रूस भी साम्यवादी देश है और आपका भी देश साम्यवादी है, समाजवादी फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग गांधीवादी समाजवादी फॉलो करते हैं, मार्क्सवादी नहीं है। फिर भी चूंकि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है, ना ही वो अमेरिका की तरफ था ना ही रूस की तरफ, तो भारत को जहां से
अपना जो भी लगता था कि वहां से देश से लेना चाहिए, तो उसके उपयोगिता को देखते हुए भारत उसको अपने देश में भी लागू करता था। जब प्रधानमंत्री रूस के दौरा पे गए थे तो वहीं उन्होंने देखा कि वहां पे जो है प्लानिंग बना बना करके वहां 3 वर्ष का प्लानिंग बनाया जाता था और उसी पे काम किया जाता था। तो जब उन्होंने देखा कि रूस में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, रूस कैसे विकास कर रहा है, तो वहां देखा कि वो 3-3 वर्ष का प्लान बनाते हैं कि ये 3 वर्ष क्या करना है। जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग बनाते हैं कि अभी क्या पढ़ना, आज पूरे दिन में क्या पढ़ना। जैसे अभी हमने बीपीएससी को बोला गरीबी पढ़ना है, तो अब हमारा दिमाग पूरा दिन जो होगा गरीबी के पीछे ही सोचेगा, दूसरा चीज नहीं सोचेगा। तो कम से कम एक टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा पूरे दिन में। अब पूरा लेकर के हम बैठेंगे लुसेंट, तो ना ही मेरा कोई टॉपिक क्लियर होगा, ना ही हम ढंग से पढ़ेंगे। जब तक आप कोई एम लेकर के नहीं बैठिएगा लाइफ में, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। डेली एक एम बनाइए, उसको डेली पूरा कीजिए, ठीक है। तो यही टाइप का काम जो है रूस शुरू किया था, 3 वर्षीय प्लान बना करके 3 वर्ष में हमको देश में क्या क्या करना है। तो वही चीज जब पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां गए थे, उन्होंने देखा और वहीं से फिर आकर के भारत में भी जो है 5 वर्षीय योजना जो है लागू किया, ठीक है। और जैसे फर्स्ट जो है 5 ईयर प्लान में जैसे हमने कृषि पे जोड़ दिया, नेक्स्ट में हमने जो है उद्योग धंधे पे जोड़ दिया, फिर जो है नेक्स्ट में हमने दोनों पे जोड़ दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग डेवलपमेंट की ओर बढ़े। तो पंडित नेहरू का भी आपके देश में बहुत बड़ा योगदान है आपके विकास में, और आज जो आपका देश जिस मुकाम पे है उसमें आप जो है इनकी भूमिका को नकार नहीं सकते, ठीक है। कई लोग जो है फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से गलत अफवाह फैलाते रहते हैं, तो वो अपना फैला रहे हैं, लेकिन जब अगर आप इनके काम को देखिएगा, पंडित नेहरू के काम को, तो आपको लगेगा नहीं, वास्तव में इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। चलिए अभी शुरुआत करते हैं योजना आयोग। और अभी वर्तमान सरकार बस उसका नाम बदल दे रहा है, ठीक है। अब योजना आयोग का नाम बदल दिया नीति आयोग। बहुत सारी पहले से जैसे मनरेगा है, नरेगा है, कार्यक्रम है, गरीबी उन्मूलन का है, जैसे आपका जो है अभी भी जो है घर जो दिया जाता है गरीब लोगों को, ये सब जो है पहले से योजना, इंदिरा गांधी के समय की योजना है, बहुत सारी योजना, बस उसमें नाम परिवर्तन करके जो है वर्तमान सरकार जो है दे देती है। लेकिन ये सब योजना शुरुआत से आया है और इसी के बारे में आप लोग जब अध्ययन किए रहिएगा तो ये सब अफवाह में नहीं पड़िएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दा जो है आपका योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? तो 15 मार्च 1950। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको नहीं भूलिएगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और भारत के प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। भारत सरकार किस तरह काम करे उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था और यह एक सलाहकारी निकाय है। इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। अगर पूछे इनमें से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है, अगर योजना आयोग ऑप्शन है तो आराम से आप योजना आयोग को मानिए, उसमें टिक लगाइए। क्योंकि योजना आयोग का कहीं पे भी चर्चा संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है। इसलिए यह गैर संवैधानिक निकाय है। यह बस प्लानिंग कमीशन बनाया गया और यह एक सलाहकारी निकाय था, बस आपको यह समझना, ठीक है। यह इसकी संविधान में चर्चा कहीं पर भी योजना आयोग का नहीं है। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजना बनाई। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई, ठीक है। तो 5 वर्ष का होगा, 1 अप्रैल 1951 से फिर कहां तक चलेगा? 56 तक, ठीक है। तो 31 मार्च जो है आपका 1956 तक चलेगा। इसी तरीका से यानी इसका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च ये आपका सेशन चलता है, यानी 5-5 वर्ष जोड़ते जाइएगा। अब कुछ बीच में जो है योजना गैप भी हुआ है। अब देखिए आगे एनडीसी क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद इसको बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो उसके बारे में जानिए। यहां से कई बार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है। देखिए पहले हमने बता दिया इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 2 पोर्शन से होंगे, एक 2011 जनगणना रिपोर्ट और दूसरा जो है आपका पंचवर्षीय योजना। तो इसको बार बार पढ़िएगा। एनडीसी जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो स्थापना हुआ है वो 1952 में हुआ। यानी 1950 में 15 मार्च 1950 को क्या आया? योजना आयोग आया।
और 6 अगस्त 1952 को क्या बना, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी जिसको बोलते हैं। इसको सुपर कैबिनेट का भी दर्जा दिया गया, इसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको तो एनडीसी को, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद को। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य योजना को अंतिम रूप से अनुमोदन करना और योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई है, जो भी प्लानिंग की है, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं ये देखना। ठीक है, योजना आयोग का क्या काम है, तो योजना बनाना, लेकिन वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये काम देखना किसका काम है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक है, इसका भी संविधान में उल्लेख नहीं है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक गैर संवैधानिक ही परिषद है, निकाय है, इसका भी संविधान में कहीं चर्चा नहीं है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, एक एनडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, स्थापना कब हुई, 6 अगस्त 1952, या किसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद को। अब आते हैं उद्देश्य योजना का, चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा, उसकी चर्चा करेंगे। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक 5 वर्ष का चलता है। कब से, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। और यह योजना किस मॉडल पे आधारित था, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, तो ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, क्योंकि पूरा जब उस समय जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल जो दिया गया है, तो ये इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने जो मॉडल बनाया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का, ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें प्राथमिकता क्या चीज का दिया गया, तो कृषि का, कृषि विकास का, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की प्राथमिकता दी गई। क्योंकि जब आपका देश आजाद हुआ था तो हमारे देश के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं था, और उस समय जो है अमेरिका से हम लोग अनाज जो क्या करते थे, आयात करते थे। जो अमेरिका में सुअरों को दिया जाता था, जानवरों को जो गेहूं दिया जाता था, उसको हम लोग खरीद करके यहाँ पर जो है अपना पेट भार चला रहे थे। ये स्थिति हमारे देश की। लेकिन अभी आप वर्तमान में देखिए कि हमारा देश भी जो है अनाज का, गेहूं का, चावल का, ये सब का निर्यात बड़े पैमाने पे करता है। ठीक है, तो कैसे हमने इतना मुकाम हासिल किया, तो यही पंचवर्षीय योजना में देखेंगे। आगे चल करके हरित क्रांति स्टार्ट होगा, जिसके बाद हमारा उपजाऊ जो है, उपज जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग जो है आत्मनिर्भर बन जाते हैं। तो विकास दर लक्ष्य रखा गया मात्र 2.1%, शुरुआत का है तो मात्र 2.1% ही रखा गया, लेकिन हमने प्राप्ति क्या कर लिया, 3.6%, यानी जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा कहीं हमने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में विकास किया। ठीक है, और इसी दरमियान जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो आपके बहुत सारे नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना होता है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए इसको कहते हैं कि देखिए एक तो बांध बनाने से क्या होता है कि बाढ़ से बचाव होगा, दूसरा बिजली तैयार हो सकती है, तीसरा उस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ सकता है, चौथा मत्स्य पालन हो सकता है। ठीक है, तो इन सब कारणों से इसको हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल है, हीराकुंड है, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना है, ये सब परियोजना जो है प्रथम पंचवर्षीय का ही देन है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक चलेगा, फिर 5 वर्ष का चलेगा, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। ठीक है, यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल। याद रखना ये क्वेश्चन बार बार पूछा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीसी महालनोबिस मॉडल पे कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है, या पूछेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है, कब से कब तक चली थी, इसका जो प्राथमिकता क्या चीज दिया गया था, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास। ठीक है, इसी के दरमियान आप देखिएगा कि राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है, और इस समय लक्ष्य रखा गया था 4.5%, और हमने प्राप्ति क्या किया है, 4.2%। ठीक है, तो लगभग हम लोग जो एम रखे थे उसके करीब थे। और भारत सहायता क्लब की स्थापना भी जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब फिर ये कब से कब तक चलेगी,
तो हम लोग 56 से 61 तक पहुंच गए 31 मार्च तक। अब 5 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। इसका प्राथमिकता क्या था? आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों पर बल दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर कृषि एवं उद्योग दोनों पे आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया गया कि अब जो है हम किसी अन्य देश से मदद नहीं लेंगे, बल्कि अब खुद का जो है विकसित करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे। लक्ष्य तो रख दिया गया 5.6%, लेकिन प्राप्ति 2.8 ही हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था? तो 1962 में चीन ने भारत पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, और आज भी आप देखते होंगे कि आपका ऑक्साई चीन है वो चीन हारते हुए। ठीक है, तो यहीं पे भारत की हार होती है। ठीक है, भारत हार जाता है 1962 में। तो भारत चीन युद्ध के कारण तो यहाँ पर देखिए क्या रीजन था कि हमने लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त किया। तो उसके पीछे रीजन था 1962 में भारत चीन युद्ध, जिसमें भारत की हार हुई। फिर पाकिस्तान सोचा कि भारत तो चीन से जब हार सकता है तो हमसे भी हार जाएगा, नहीं। और 1965 में फिर पाकिस्तान के साथ भी आपका युद्ध होता है, लेकिन भारत इसमें विजित होता है। लेकिन कोई भी युद्ध होता है तो उसमें क्षति तो दोनों देश की होती है। तो यहाँ पे आर्थिक रूप से भारत भी पिछड़ा हुआ था। और 1966 में आपके देश में सुखाड़ आ गया। ठीक है, वर्षा नहीं पड़ने के कारण क्या हुआ? सुखाड़ आया। और जिस कारण से आपका कृषि भी जो है, चूंकि उस समय का इकोनॉमी कृषि आधारित है, सबसे ज्यादा इनकम आपके देश में कृषि पे ही था। तो सूखा के कारण जो है कृषि उस साल नहीं हुआ था, जिस कारण से ये तीनों कारण के कारण जो है उस समय जो लक्ष्य था विकास दर लक्ष्य, वो मात्र 2.8% ही प्राप्ति हो पाया, यानी जितना लक्ष्य था उसका आधा। और इसमें कार्य क्या हुआ कि हरित क्रांति की शुरुआत लगभग आप देखिएगा 1966-67 में इसकी शुरुआत कर दी जाती है। ठीक है, और यहीं पे जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो कब हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अब जो है कृषि पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। कई बार पूछा जाएगा कृषि पे सबसे ज्यादा ध्यान किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, तो याद रखिएगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना। देखिए यहाँ पे क्या है, और बीच में जो है आपका 66 से 69, क्योंकि आपके देश के पास उतना इनकम आय नहीं था और उतना आपके पास मनी नहीं रहने के कारण, आर्थिक स्थिति सही नहीं रहने के कारण 3 वर्ष का जो है योजना गैप होता है, जिसको योजना अवकाश कहते हैं। उस दरमियान क्या होता है कि एक वर्ष का ही वार्षिक योजनाएं चलाई जाती है, यानी 66 से लेकर के 69 तक। ठीक है, 67, 68, 69 ये 3 वर्ष में जो है वार्षिक योजनाएं बनाई गई, यानी एक वर्ष का ही योजना बनाया गया। हमारे पास 5 वर्ष के बनाने लायक इनकम आय नहीं था देश के पास, इसी को हम योजना अवकाश कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछे कि योजना अवकाश कब से कब तक का पीरियड है, तो याद रखिएगा 66 से 69 तक का। ठीक है, अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। तो 69 और 5 जोड़ लीजिए 74, ये मिस्टेक है, ये 73 जो है ये गलती है। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा 74 कर दीजिएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। ठीक है, और कृषि तथा सिंचाई को महत्व दिया गया, सबसे ज्यादा सिंचाई पर जोर दिया गया, क्योंकि इससे पहले हमने सुखाड़ देख रखा था। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष D.R. गॉडगिल ने तैयार किया था और विकास दर लक्ष्य रखा गया 5.7%, और हमने प्राप्ति कितना किया? 3.4%। ठीक है, अब इसमें जो कार्य हुए हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में, तो सबसे बड़ा कार्य हुआ है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन अभी अगर आप देखिएगा वर्तमान संदर्भ में, तो अब सब बैंक क्या हो रहे हैं? प्राइवेटीकरण की ओर जा रहे हैं, निजीकरण की ओर जा रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय में 14 बैंकों का जो है यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया गया था, और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, जिसके क्षेत्र में आज देखिएगा आपका देश बहुत आगे आ चुका है। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान में आपका भी जो है देश का स्थान चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे देखिए एक और चीज छूट गया, इसी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक हुई, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक हमने किस पे विकास किया है? तो कृषि पर।
अगर पूछेगा कि कृषि का लक्ष्य कौन सी पंचवर्षीय योजना का था, तब बोलेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। लेकिन अगर पूछेगा सर्वाधिक हमने कृषि वृद्धि दर कब किया, तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना में किया है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये नहीं कि कृषि देखे के मार दिए प्रथम पंचवर्षीय, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ कर। अब है पांचवी पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1974 से लेकर के 31 मार्च 1978 तक, ये 4 वर्ष का ही चलता है। उसके पीछे आगे रीजन बताएंगे। गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी रिडक्शन यहाँ का जो है प्रमुख कार्य था, प्राथमिकता था, और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना की देन है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी के समय में ये आया था। इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि 5 वर्ष के जगह 4 वर्ष में ही चुनाव करवा दिए। ठीक है, जिस कारण से फिर जो है यहाँ पे आपका इंदिरा गांधी की सरकार आती ही नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया, विकास दर लक्ष्य रखा गया 4.4% और हमने प्राप्ति 4.5 कर लिया। ठीक है, सक्सेस रहा। यह योजना समय से पहले समाप्त हो गई। 4 वर्ष इंदिरा गांधी की सरकार ने चलाई और 1 वर्ष जो है वो मोरारजी देसाई जनता पार्टी द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, 4 वर्ष पे चुनाव हो गया और इंदिरा गांधी हार गई, और उसके बाद जो है जनता पार्टी की सरकार आई, तो 5वें वर्ष में जो है जनता पार्टी की सरकार ने इसको चलाया। फिर से चुनाव हुए, देश में आपातकाल भी इसी पंचवर्षीय योजना में लगा था। और जब जनता पार्टी की सरकार आई मोरारजी देसाई का, तो उसने जो है एक नया प्लान लाया। मिडल ने पिछले देशों के लिए एक प्लान दिया था, रोलिंग प्लान, उसी को जो है 1978 ईस्वी वाली मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने इसको स्वीकार किया था। किसको? तो रोलिंग प्लान। तो किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान लाया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। और सबसे प्रमुख कार्य जो है नबार्ड की स्थापना, जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट ये कहलाता है। ठीक है, तो उसके तहत जो है जितने भी आपके रूरल बैंक है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वो इसी के अधीन होते हैं। जैसे अन्य बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन रहता है, उसी प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होते हैं, जैसे बिहार ग्रामीण बैंक है, वो सब नाबार्ड के अधीन होते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है शायद 1972 ईस्वी में की गई थी। ऐसे आप नेट पे एक बार सर्च मार लीजिएगा, या 1975 हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, 75 में ही शायद हुआ होगा, या 72, जो भी हो, ध्यान से उतरा हुआ है तो देख लीजिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ है। ठीक है, और पूछ सकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके अधीन रहता है। ठीक है, 1975 में एक योजना आई, TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम, गरीबी हटाओ अभियान। ठीक है, लाया गया। तो ये पूछ सकता है कि 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP योजना कब लाया गया? तो 1975, और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लाया गया। ठीक है, फिर आपका 79-80 योजना अवकाश रहता है, फिर आपका 80 से लगातार चलेगा। तो मुझे लगता है कि 5 पंचवर्षीय योजना हमने आपको आज क्लियर किया, तो आगे 7 पंचवर्षीय योजना और है। ठीक है, तो 7 पंचवर्षीय योजना आज नहीं करवा पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये 7 पंचवर्षीय योजना कराएंगे, उसके आगे फिर आपके ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और फिर जो है आगे का जो टॉपिक होगा जो भी है 2011 जनगणना रिपोर्ट वो करवाएंगे। ठीक है, और जो लोग BPSC बैच करते होंगे तो आज गरीबी अपने अच्छे से जो है अगर टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा। तो शाम में हो सकता है 3 से 4 आपका बैच गरीबी का होगा, या किसी टाइम पे आज आपका हम बैच अरेंज करेंगे। ठीक है, अब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? नो सर। तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से कॉपी पर जो है ना नोट कर लीजिएगा, क्योंकि PDF जो है आप लोग सही से रखते नहीं होंगे, इधर उधर पे डिलीट हो जाएगा मोबाइल से। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि लिख लीजिएगा, लिखने से आपको याद भी होगा और कॉपी में आपका नोट्स भी बन जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही पे एंड करते हैं।
और जो लोग हैं वो जरूर क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। और अभी है आपका टाइम मिला है आपको पढ़ने का। ये जो कोरोना है ना, अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत फायदा कारक है। और जो लोग सोचते हैं कि आराम से जो है दिन काटने घर पे बैठ करके, फिर लगातार आप देखिएगा जो वैकेंसियां आएगी और तुरंत तुरंत एग्जाम होगा, ठीक है, जिससे पिछले साल होने लगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वही सब फिर सक्सेस करेंगे। तो यही होता है कंपटीशन में। तो इतना मेहनत करके हम आपको ऑनलाइन क्लास अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका फायदा जरूर उठाइए। जो लोग जुड़ते हैं वो रेगुलर जुड़ते रहिए। बाकी क्लास जो है आपको हम लेते रहेंगे। अभी आज का क्लास इतना ही पे एंड करते हैं। किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। कर दें इन क्लास एंड कर दें, कुछ पूछना नहीं है। चलिए रिवीजन कीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना से निश्चित किसी भी कंपटीशन और 2 क्वेश्चन निश्चित आएगा, ठीक है। चलिए स्टॉप करते हैं।